नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से जुड़ी, जहां आखिरी दिन प्रधानमंत्री का भाषण होगा। प्रधानमंत्री शाम 4 बजे बोलेंगे। इससे पहले बहस के दूसरे दिन गृह मंत्री ने मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी कि वो मणिपुर की हिंसा पर सियासत छोड़ दें। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमेशा से तैयार है। चर्चा के दूसरे दिन सदन में सबसे पहले राहुल गांधी बोले, जिन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर आक्रामक तेवर दिखाते हुए सरकार को घेरा और मांग की कि मणिपुर में सेना तैनात की जाए। जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन अमित शाह बोले और विपक्ष के आरोपों का चुन चुन कर और पूरे आंकड़ों के साथ जवाब दिया। इस दौरान उनकी और विपक्ष की तीखी बहस भी हुई। उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर बात करते हुए विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया, क्योंकि संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने इस मुद्दे पर खूब हंगामा किया। विपक्ष की मांग थी कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सदन में बयान दें, लेकिन सरकार चाहती थी चर्चा हो और गृह मंत्री जवाब दें। जिसके बाद विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया और बहस के दूसरे दिन अमित शाह ने चर्चा में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे। किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं माननीय? और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है। अमित शाह ने केवल मणिपुर के मुद्दे पर ही विपक्ष पर निशाना नहीं साधा, बल्कि वहां से जुड़े कुछ जरूरी आंकड़े भी पेश किए और वहां बीजेपी की सरकार के दौरान कानून व्यवस्था से जुड़ी जानकारी दी। 6 साल में मणिपुर में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डाला। मणिपुर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं रहा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन ब्लॉकेड नहीं हुआ और उग्रवादी हिंसा लगभग समाप्त हुई। ये 6 साल का भारतीय जनता पार्टी के शासन का इतिहास था। यही नहीं, अमित शाह ने कांग्रेस को पूर्वोत्तर के राज्यों में उसकी सरकार के दौरान हुई मौतों के आंकड़े भी गिनवा दिए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के वक्त पूर्वोत्तर में हुई हिंसा में हजारों लोगों की जान गई। आपके समय में तो 8 राज्य आग की लपटों से घिरे हुए थे और ये हिंसा में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन इस दौरान सदन में विपक्ष का शोरगुल जारी रहा। कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन के बार बार बोलने पर अमित शाह भड़क गए। उन्होंने उन पर तंज भी कसा, क्योंकि अमित शाह ने जब बोलना शुरू किया तो अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें कई बार टोका, जिससे अमित शाह नाराज हो गए। ना अभी नहीं कह सकते, बैठ जाओ। नियम आपको मालूम होना चाहिए, नियम पढ़ लीजिए। अभी नहीं कर सकते। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो ना, आप चर्चा शुरू करते हो ना, बोलने देते हैं आपको। अब मेरे भाषण में क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलने नहीं देते आपके पार्टी वाले। बैठ जाओ। लेकिन अधीर रंजन नहीं माने, वो बोलते रहे। ये नहीं, उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री के अब तक चर्चा के लिए सदन में न आने का मुद्दा उठा दिया और अमित शाह पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री सदन में आए और चर्चा की शुरुआत करें। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हम लोग ये नहीं कभी कहे कि उनका काबिलियत पे हमें कोई शक है, लेकिन ये बात जरूर कहेंगे कि जो जवाब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देना है वो कोतवाल कैसे देंगे। तो इसीलिए हमने बार बार प्रधानमंत्री को आने के लिए। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरा। एक दिन पहले सदन में बीजेपी की ओर से बोलने वाले सांसदों ने भी कांग्रेस को इसी मुद्दे पर घेरा था, जिसके बाद अमित शाह ने भी वही किया और कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई को परिवारवाद और विकास के बीच की लड़ाई बताने की कोशिश की। मोदी जी के 2014 के विजय के पहले सारे जय पराजय या तो भ्रष्टाचार से प्रभावित थे, भ्रष्टाचार किया, इसको हटाने के लिए आए, या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवारवाद के पीछे जातिवाद का एक अनवरत संतान भी होता है, और तुष्टीकरण से प्रभावित जनादेश थे। भारतीय लोकतंत्र को ये 3 नासुरों ने घेर लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को जगह दी है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान फारूक अब्दुल्ला की ओर पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत पर अमित शाह भड़क गए। उन्होंने 2 टूक बोल दिया कि ऐसा नहीं होगा, जबकि फारूक अब्दुल्ला ने दलील दी थी कि इससे दोनों देशों की तरक्की का रास्ता खुलेगा, जिस पर अमित शाह ने सख्त लहजे में जवाब दिया। हमने पड़ोसी के साथ दोस्ती में रह के रहे तो हम दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो तरक्की कम हो जाएगी। हुर्रियत से चर्चा, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो,
हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमियत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। उधर मणिपुर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने आक्रामक तेवर दिखाए। राहुल गांधी ने भाषण की शुरुआत में तो मणिपुर का मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन जैसे ही मणिपुर की बारी आई, ऐसा लगा कि राहुल गांधी फ्रंट फुट पर बैटिंग करने के मूड में। अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी ने की। वो जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने पहले अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। इस दौरान सदन में हंगामा भी होता रहा, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने मणिपुर पर बोलना शुरू किया, उनके तेवर और अंदाज दोनों बदल गए। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी पर भड़क गए और राहुल के भाषण के बीच ही उन्होंने उनका विरोध शुरू कर दिया। रिजिजू राहुल के बयान पर जबरदस्त गुस्से में दिखे। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर के राज्यों की बदहाली के लिए कांग्रेस की पिछली सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी 7 साल से ज्यादा इस देश को शासन किया है। नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने खत्म किया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जितना मिलिटेंसी है, ये कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। इससे पहले राहुल ने जैसे ही मणिपुर पर बोलना शुरू किया, सदन में हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि बीजेपी के सांसदों ने राहुल के बयान पर आपत्ति जताई, जिसकी वजह से राहुल को चुप होना पड़ा। इस बात पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई भड़क गए और वो बीजेपी को उसी अंदाज में जवाब देने के मूड में दिखे। क्योंकि भाई और बहनों, अध्यक्ष महोदय, अब पूरा सूद समेत जवाब तुमको मिलेगा। पूरा सूद समेत देंगे सर, फिर आप हमें मत रोकेगा सर। अध्यक्ष महोदय, फिर आप हमें मत रोकेगा सर। इस दौरान हंगामे के बीच राहुल गांधी ने मणिपुर पर बोलना शुरू किया और अपने मणिपुर दौरे का जिक्र किया। राहुल अपने मणिपुर दौरे पर रिलीफ कैंप में गए थे, जहां वो हिंसा पीड़ितों से मिले थे। उन्होंने उसी मुलाकात का जिक्र करते हुए हिंसा पीड़ित 2 महिलाओं का दर्द सदन के सामने रखा, जिसके बाद उन्होंने आक्रामक तेवर दिखाते हुए सरकार को घेरा। इसके बदले में बीजेपी ने राहुल पर पलटवार करने के लिए राजस्थान का मुद्दा उठा दिया। मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया। रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। वहीं मणिपुर के मुद्दे पर सदन में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच जोरदार जबानी जंग हुई। राहुल गांधी के आरोप का जवाब देने खड़ी हुई स्मृति ईरानी के तेवर भी राहुल गांधी की टक्कर के नजर आए, और जिस अंदाज में राहुल ने मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरा, स्मृति ईरानी ने उसी अंदाज में उन पर पलटवार कर डाला। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। वहीं राहुल गांधी ने मणिपुर के मुद्दे पर बोलते हुए वहां सेना की तैनाती नहीं करने पर सवाल उठाया। उन्होंने दलील दी कि अगर सरकार मणिपुर में सेना तैनात करती तो वहां की यह हालत नहीं होती। उन्होंने यह तक दावा कर डाला कि सेना में इतना दम है कि वो चाहे तो मणिपुर के हालात 1 दिन में सुधार जाएंगे। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में 1 दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। वहीं राहुल गांधी ने सदन में जारी बहस के दौरान मणिपुर हिंसा के अलावा हरियाणा में हुई हिंसा का भी जिक्र किया। इस दौरान वो गुस्से में दिखे और सरकार पर हमला किया। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। भारत माँ की हत्या की बात कर रहे थे महोदय, उनसे कहना चाहती हूँ, अंग्रेज आए चले गए, मुगलिया सल्तनत आई खत्म हो गई, हिंदुस्तान आज भी है और आगे भी रहेगा। और हिंदुस्तान इस देश की तिजोरी की चाबी वापस
उनकी माताजी के हाथ में नहीं देगा। इस बीच अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के मणिपुर का दौरा नहीं करने का मुद्दा उठाया, जिसका अमित शाह ने जवाब दिया। राहुल गांधी से पहले गौरव गोगोई ने इस पर बात की थी और सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए, जिसके बाद राहुल गांधी ने भी यही बात की, जिसका अमित शाह ने जवाब दिया और प्रधानमंत्री के पूर्वोत्तर के राज्यों के दौरे का जिक्र किया। मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। 15 साल और 18 साल प्रधानमंत्री रहे हुए लोग हैं इस देश में जिन पर इनको नाज है और हम पर अविश्वास है, मगर वो कभी 50 बार नहीं गए। मोदी जी 9 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट गए। वहीं लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दूसरे दिन राहुल गांधी ने भाषण की शुरुआत में ही अदानी का जिक्र कर डाला। उन्होंने सबसे पहले अपनी संसद सदस्यता बहाल करने के लिए स्पीकर का शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद उन्होंने अपने पिछले भाषण का जिक्र किया और राहुल के ऐसा करते ही संसद में हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि उस भाषण में राहुल ने अदानी का मुद्दा उठाया था। इस बार भी राहुल ने अदानी का जिक्र किया, लेकिन बहुत ही कम वक्त के लिए, क्योंकि कांग्रेस ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर में हुई हिंसा पर चर्चा के लिए लाई। जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत, घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं। यही नहीं, इस दौरान राहुल गांधी का शायराना अंदाज भी नजर आया। हंगामे के बीच राहुल ने लोकसभा की पिछली बातों को याद किया और पिछली बार से अलग अंदाज में अपनी बात कहनी शुरू की। रूमी ने कहा था, जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के कई अनुभव साझा किए। उन्होंने सदन में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिन जिन लोगों से मुलाकात की उनके बारे में बताया और भारत जोड़ो यात्रा के पीछे का अपना मकसद भी बताया। अगर मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो 25 किलोमीटर चलने का क्या मतलब? कोई बड़ी बात नहीं। ये मैंने सोचा था, तो मेरे दिल में उस समय अहंकार था, मगर भारत अहंकार को एकदम मिटा देता है। इस बीच अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर सदन में अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने बहस के दौरान ही स्पीकर के सामने यह मुद्दा उठाया। स्मृति ईरानी के बोलने से ठीक पहले राहुल का भाषण हुआ, जिसके बाद स्मृति ईरानी बोलने खड़ी हुई और थोड़ी देर तक राहुल भी सदन में मौजूद रहे, लेकिन बाद में वो चले गए। हालांकि जिस समय स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया वो सदन में मौजूद नहीं थे। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन से जाते समय फ्लाइंग किस का इशारा किया। यह आरोप लगाते हुए उन्होंने राहुल गांधी और उनके परिवार को घेरा। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है, या आज सदन में देश को पता चले। वहीं स्मृति ईरानी ने जैसे ही सदन में राहुल पर यह आरोप लगाया, कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबानी जंग छिड़ गई। बीजेपी की सांसदों ने इसकी शिकायत लोकसभा स्पीकर और ओम बिरला से की और मांग की कि वो सदन की सीसीटीवी फुटेज चेक करें और राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लें, लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी पर लगे आरोप खारिज कर दिए। पहली बार ऐसे हो रही है, एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं। ये क्या बिहेवियर है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और उन्होंने हो सकता है किस तरीके से कहा हो, वो गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड पर आसमानी आफत से जुड़ी। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से राज्य के कई जिलों में हाहाकार मच गया। वहां बहने वाली तमाम नदी और नाले उफान पर आ गए। मूसलाधार बारिश से हल्द्वानी और कोटद्वार के हालात तो बुरी तरह बिगड़ गए। हल्द्वानी में तो बरसाती नाले ने तांडव ही मचा दिया। कुछ ऐसे ही हालात कोटद्वार में भी दिखाई दिए, लेकिन लोगों की परेशानी तब बढ़ गई जब मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी, जिसका मतलब है कि इन जिलों में आने वाले कुछ घंटे मुसीबत भरे हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के हल्द्वानी में बेहिसाब बारिश के बाद शहर के हालात बिगड़ गए। मूसलाधार बारिश की वजह से वहां बरसाती नालों में उफान आ गया और उसका पानी शहर के सड़कों पर सैलाब की तरह बहने लगा।
जिसे देखकर वहां रहने वाले लोग खौफ से भर गए, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से बरसाती नाले का पानी शहर की सड़कों पर तांडव मचाता दिखाई दिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें शहर की तमाम सड़कें पानी से भरी नजर आईं। देखकर ऐसे लगा जैसे सड़क पर कोई उफनती नदी बह रही हो। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में एक सड़क पर कुछ बाइक सवार लोग फंसे दिखाई दिए। उनके पीछे से सड़क पर बारिश का पानी तेजी से बहता नजर आया, जिससे उन लोगों पर बह जाने का खतरा मंडराने लगा, जबकि कुछ इलाकों में सड़क पर कमर तक पानी भर गया। एक तस्वीर में सड़क पर खड़ी कारें आधे से ज्यादा डूबी नजर आईं, जबकि वहां मौजूद स्कूटर तो पूरी तरह पानी में डूब गए। लेकिन उत्तराखंड के हल्द्वानी में आसमान से बरसी आफत से सबसे ज्यादा परेशानी कलसिया नाले के पास रहने वाले लोगों को उठानी पड़ी, क्योंकि कई घंटों की भारी बारिश के बाद उस नाले ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया और उसके पानी ने शहर में हाहाकार मचा दिया। वहां से आई एक तस्वीर में कलसिया नाले का पानी सड़क के ऊपर से बहता दिखाई दिया। देखकर लगा ही नहीं कि ये कोई नाला है, ऐसा लगा जैसे पहाड़ से कोई उफनती नदी शहर में घुस गई हो। हालात तब और खराब हो गए जब इस बरसाती नाले का पानी शहर की सड़कों पर तेजी से बहने लगा। इस दौरान कई लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पर चलते दिखे, क्योंकि पानी भरने की वजह से सड़क और नाले में फर्क करना मुश्किल हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी कलसिया नाले के पास रहने वाले लोगों को उठानी पड़ी, क्योंकि उस नाले का पानी आसपास के घरों में घुस गया, जिसके बाद प्रशासन ने करीब 150 लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर भेज दिया। लेकिन उत्तराखंड के हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश की वजह से आए सैलाब की चपेट में आने से कई मकान जमींदोज हो गए और जो बच गए उन पर गिरने का खतरा मंडराने लगा। सबसे ज्यादा नुकसान गौला नदी पर बने बैराज के आसपास के इलाके में हुआ, क्योंकि वहां सैलाब की चपेट में जो कुछ आया सबका नामो निशान मिट गया। गौला नदी पर बने बैराज के आसपास की जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही दिखाई दी। बर्बादी की इन तस्वीरों को देखकर लोग दहशत से भर गए। सैलाब की चपेट में आने से कई मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गए, जबकि कई मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। कुछ मकानों के नीचे से नींव ही हट गई, जिसकी वजह से उनके गिरने का खतरा मंडराने लगा। सैलाब का बहाव इतना तेज था कि वो कई गाड़ियों को अपने साथ बहाकर ले आया, जो पानी के गुजरने के बाद मिट्टी में दबी नजर आई। और कुछ ऐसी ही डरा देने वाली तस्वीरें उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार शहर से भी सामने आई। वहां भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से शहर की हालत खराब हो गई, क्योंकि जिले में बहने वाली मालन नदी और पनियाली नाले ने भारी बारिश के बाद विकराल रूप ले लिया। हालात तब और बिगड़ गए जब पनियाली नाले का पानी शहर में तेजी से दाखिल होने लगा। कोटद्वार शहर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में नाले की उफनती लहरें शहर के एक इलाके में घुसती दिखाई दी। देखकर लगा जैसे नाला उस पूरे इलाके को ही अपने साथ बहा ले जाएगा। नाले का पानी शहर में घुसने की वजह से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। यही नहीं, कुछ इलाकों में तो नाले का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया, जिससे लोगों की मुसीबत और बढ़ गई। बाद में प्रशासन ने एहतियातन नाले के पास मौजूद कई मकानों को खाली करवा लिया। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। इन जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई, मतलब आने वाले 24 घंटे उत्तराखंड के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो राज्य के हालात पूरी तरह पटरी से उतर जाएंगे, क्योंकि नैनीताल जिले का हल्द्वानी और पौड़ी गढ़वाल जिले का कोटद्वार शहर आसमान से बरस रही आफत की मार झेलने को मजबूर है। ऐसे में अगर और ज्यादा बारिश हुई तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। लेकिन परेशानी यह है कि मौसम विभाग ने 9 और 10 अगस्त के लिए राज्य के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। जिन जिलों में बारिश की आशंका जताई गई उनमें टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार शामिल हैं। इसलिए प्रशासन ने लोगों से अपने घरों से बाहर न निकलने की अपील की। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल से भारी बारिश के बाद डरावनी तस्वीरें सामने आईं, जिसमें वहां के नदी और नालों में उफान नजर आया। वहां आई बाढ़ की चपेट में आने से एक सड़क का बड़ा हिस्सा टूट गया और उसका मलबा पास बह रहे नाले में गिरने लगा, जिसकी वजह से उस नाले का पानी मटमैला नजर आया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें उस सड़क के पास नाला बहता दिखा, जिसके उफान पर आने से उस सड़क को काफी नुकसान हुआ और मजबूरी में लोगों को उसी सड़क से होकर गुजरना पड़ा। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ लोग छाता लिए उस उफनते नाले को पार करने की कोशिश करते दिखे। बताया गया कि लगातार बारिश से वहां के हालात बिगड़ गए। कई जगह सड़कों पर पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। यही वजह रही कि उत्तराखंड में आफत के अलर्ट के बीच वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटकों से अपनी यात्रा टालने की अपील की। कई दिनों से जारी लगातार बारिश की वजह से वहां के कई जिलों में हालात बिगड़ गए, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया। ऐसे में वहां के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन जिलों में किए गए इंतजामों की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड आने वाले लोगों से अपनी यात्रा टालने की भी अपील की। 4 धाम यात्रियों से यही कहना चाहूंगा कि मौसम की जानकारी के बाद ही यात्रा को शुरू करें। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से वहां के हल्द्वानी, कोटद्वार और पौड़ी गढ़वाल जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन इलाकों में चलाए जा रहे राहत और बचाव के कामों का भी जायजा लिया। उधर जम्मू के रामबन में पहाड़ खिसकने की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया, जिसकी वजह से अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। अमरनाथ यात्रा रुकने से तीर्थयात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जम्मू के रामबन में पहाड़ खिसकने से नेशनल हाईवे 44 पर भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिसकी वजह से उस पर गाड़ियों का आना जाना रोक दिया गया।
वहां से जो तस्वीरें आई उनमें जम्मू आने जाने वाली कई गाड़ियां सड़कों पर खड़ी दिखाई दी। यात्रा रोके जाने की वजह से कई तीर्थयात्री रास्ते में ही फंस गए और उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा जम्मू रास्ते में, और इसकी वजह से हम रास्ता बंद है। हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर यातायात पुलिस ने लोगों को TCU यानी ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से जानकारी लिए बिना आगे की यात्रा न करने की सलाह दी। इधर बिहार के पूर्णिया जिले में 2 दिनों तक हुई भारी बारिश के बाद वहां का एक सरकारी अस्पताल ही डूब गया। वहां से आई तस्वीरों में उस अस्पताल के बाहर और अंदर घुटनों तक पानी भरा दिखा, जिसकी वजह से वहां रखी लाखों रुपए की वैक्सीन और मशीनें बर्बाद हो गई। क्योंकि वैक्सीन रखने वाली जगह पर बाढ़ के पानी ने कब्जा कर लिया, वहां करीब 2 फीट से ज्यादा पानी भरा नजर आया, जिसकी वजह से वहां रखी वैक्सीन बर्बाद हो गई और कई मशीनें भी पानी में डूबकर खराब हो गई। वहीं एक वीडियो में पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के बाहर दवाएं और वैक्सीन तैरती दिखी। अस्पताल के एक अधिकारी के मुताबिक वैक्सीन रखने वाले कमरे के फर्श को ऊंचा करने की मांग की गई, जिसे अनसुना कर दिया गया। 1 महीना पहले से बोला जा रहा है कि इसका जो भूमि स्तर है इसको उठाया जाए। वहीं पूर्णिया मेडिकल कॉलेज से कई और हैरान करने वाले वीडियो आए, जिनमें ऑपरेशन थिएटर से लेकर मरीजों के वार्ड सब पानी में डूबे दिखे, जिसके बाद वहां इलाज कराने आए मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और सिर्फ पूर्णिया ही नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों में हुई भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जिसका असर यह हुआ कि पटना में गंगा नदी में बाढ़ आ गई और गंगा नदी में पानी बढ़ने के बाद पटना के कई घाट डूब गए, जिसकी कुछ तस्वीरें वहां के कृष्णा घाट से सामने आई। वहां उफान पर आई गंगा नदी का पानी चारों तरफ फैला दिखा। पटना के कृष्णा घाट से आई एक तस्वीर में वहां लोगों के बैठने के लिए बनी जगह बाढ़ के पानी में डूबी दिखाई दी। वहीं घाट पर बने एक मंदिर की सीढ़ियों तक गंगा नदी का पानी पहुंच गया। इस बीच गंगा नदी में पानी का बहाव तेज दिखा और कृष्णा घाट पर बनी रेलिंग भी पानी में डूबी नजर आई। जैसे जैसे जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे गंगा के किनारे बसे हुए लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। पटना से आई एक और तस्वीर में कृष्णा घाट पर गंगा का पानी पहुंच जाने के बाद कुछ बच्चे उसमें तैरते नजर आए, जबकि वहां पर तैरना किसी खतरे को मोल लेने जैसा है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में लगातार हुई बारिश के बाद सरकारी अस्पताल के बाहर पानी भर गया, जिससे वहां पहुंचे मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहां से आई तस्वीरों में सड़कें तालाब में तब्दील नजर आईं और अस्पताल के बाहर घुटनों तक पानी भरा दिखा, जिससे वहां इलाज कराने पहुंचे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहां से आए एक वीडियो में सदर अस्पताल के बाहर बारिश का पानी भरा दिखा, जिससे वहां के मरीजों की मुश्किलें बढ़ गईं। और वहां से आई एक और तस्वीर में मरीज घुटनों तक भरे पानी के बीच से इलाज के लिए जाते दिखे। इस बीच अस्पताल के बाहर ज्यादा पानी भर जाने की वजह से मरीजों के परिजनों की मोटरसाइकिलें भी बंद हो गई। देखिए पानी कितना लगा हुआ है, ठेल के ला रहे हैं। बारिश के पानी की वजह से मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल का ऐसा हाल हो गया कि मरीजों का डॉक्टर तक पहुंचना मुश्किल हो गया। इधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में सरयू नदी के पानी में सड़कें डूब गईं, जिसकी वजह से वहां हालात बिगड़ गए, क्योंकि वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से सरयू नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से नदी का पानी किनारों को तोड़ते हुए कई गांवों में पहुंच गया और बाढ़ के पानी ने सड़कों पर कब्जा कर लिया। उस जगह का मंजर देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बहने लगी हो। वहां से आए एक वीडियो में एक पुलिया सैलाब में डूबी दिखाई दी, जिसकी वजह से प्रशासन ने एहतियातन वहां कुछ पुलिस वालों को तैनात कर दिया। इसके बावजूद स्कूली बच्चे, साइकिल सवार और कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर सैलाब के बीच से गुजरते दिखे, जबकि जल प्रलय की वजह से कई गाँवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। वहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेते दिखे। बताया गया कि लगातार हुई बारिश से वहाँ के हालात बेकाबू हो गए, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। उधर चीन में हुई 140 साल की सबसे भीषण बारिश ने वहां तबाही मचा दी। भारी बारिश और बाढ़ से वहां 33 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग लापता बताए गए। और वहां की राजधानी बीजिंग से जो तस्वीरें आई उनमें तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आया। वहां की नदियां उफान पर आ गईं और उनका पानी वहां मौजूद सड़कों पर बहता दिखा, जिसकी वजह से लोगों का सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो गया। तस्वीरों में कई गाड़ियां कीचड़ में फंसी दिखीं तो कई जगहों पर गाड़ियां पेड़ों के नीचे दबी नजर आईं। तूफान के बाद आई बाढ़ ने वहां के कई घरों को भी तहस नहस कर दिया और लोग उसी के बीच रहने को मजबूर हो गए। बताया गया कि वहां 35,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए। इस बीच अमेरिका के कई राज्यों में तूफान ने भारी तबाही मचा दी। भारी बारिश की वजह से वहां कई राज्यों में लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए। वहां के मैसाचुसेट्स में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। और इसकी जो तस्वीरें आई उनमें सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां पूरी तरह पानी में डूबी नजर आईं। वहां की सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा दिखा, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। लेकिन यह हाल सिर्फ वहां मैसाचुसेट्स राज्य का ही नहीं है, बल्कि वहां के ज्यादातर राज्य इसी तरह बारिश की मार झेल रहे हैं। बताया गया कि तेज हवाओं और बारिश की वजह से वहां के 10 लाख घरों और दफ्तरों की बत्ती गुल हो गई, जिसकी वजह से करीब 5 करोड़ लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए। इसके अलावा वहां से उड़ने वाली करीब 1000 उड़ानें भी रद्द कर दी गई। उधर यूरोप के देश नॉर्वे में बाढ़ और तूफान ने कोहराम मचा दिया। बाढ़ के पानी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया। वहां के कई इलाकों में ट्रेन सेवा पूरी तरह ठप हो गई, जबकि कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। भारी बारिश और तेज हवाओं ने नॉर्वे के कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई और इस दौरान वहां से कई डराने वाली तस्वीरें भी सामने आई।
जिनमें एक तस्वीर में बेलगाम होकर बहता नदी का पानी अपने साथ एक घर को बहा कर ले जाता दिखा, जो कुछ ही देर में नदी पर बने पुल से जा टकराया, जिसके बाद वो घर वहीं धराशायी हो गया और नदी में दूर तक उसका मलबा बहता नजर आया। पुल पर खड़े कुछ लोगों ने इस मंजर को मोबाइल में रिकॉर्ड किया और ऐसी ही डराने वाली एक तस्वीर दक्षिणी नॉर्वे से भी आई, जिसमें जमीन धंसने की वजह से एक सड़क पर गहरा गड्ढा नजर आया, जो ऐसा लग रहा था मानो बीच सड़क पर गहरी खाई हो। वहां सड़क के एक तरफ एक आदमी फंसा हुआ भी दिखाई दिया। वहीं यूरोप के देश स्वीडन के कई हिस्से भी बाढ़ और तूफान से बेहाल हो गए। भारी बारिश की वजह से वहां की नदियों में पानी का स्तर काफी बढ़ गया और इसी दौरान वहां की एक नदी का पानी अपने किनारों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिसकी वजह से वहां के औरे शहर में बाढ़ आ गई और वहां का हर कोना पानी में डूब गया। लोगों के घर द्वार और दुकान पर बाढ़ के पानी ने कब्जा कर लिया। वहां से आई तस्वीरों में पानी में कुर्सियां और मेज खिलौनों की तरह तैरती नजर आई। सीढ़ियां हो या मैदान, सब कुछ पानी में समा गया। सड़कों पर नदियां बहती दिखी तो कई सड़कें ही पानी के साथ बह गई। वहां खड़ी गाड़ियां पानी में आधी से ज्यादा डूबी नजर आई। उस नदी के बेकाबू पानी के सामने जो भी आया वो उसी में समा गया। वो जिधर से गुजरा वहां डरावना मंजर नजर आया और कई लोग उन खौफनाक तस्वीरों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते नजर आए। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के खतरे के बीच पोलैंड बेलारूस से लगने वाली अपनी सीमा पर जल्द ही 2000 सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती कर देगा। दावा किया गया कि रूस से बेलारूस पहुंचे वैगनर ग्रुप के लड़ाके किसी भी वक्त पोलैंड पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में पोलैंड से लगने वाले बेलारूस के बॉर्डर पर वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के देखे जाने का दावा किया गया। इसके साथ ही पोलैंड बॉर्डर के करीब ही बेलारूस ने अपनी मिलिट्री ड्रिल भी शुरू की है, जिसकी वजह से पोलैंड पर भीषण हमले का खतरा मंडराने लगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दावा कर दिया कि उनके एक इशारे पर वैगनर ग्रुप के लड़ाके पोलैंड पर तबाही मचा सकते हैं। यही वजह रही कि पोलैंड ने अपने 2000 सैनिकों को बेलारूस सीमा पर तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी। वहीं पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को देखे जाने की खबर से वहां दहशत मच गई। बताया गया कि बेलारूस नेटो देश पोलैंड और लिथुआनिया से लगने वाली सीमा पर मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी और दावा है कि इस ड्रिल में शामिल सैनिकों को वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने ही ट्रेनिंग दी है। इसलिए नेटो देश पोलैंड और लिथुआनिया दहशत में आ गए, क्योंकि वैगनर ग्रुप के खूंखार लड़ाके उन पर काल बनकर टूट सकते हैं। क्योंकि पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को देखे जाने का दावा किया गया। बताया गया कि बेलारूस नेटो देश पोलैंड और लिथुआनिया से लगने वाली सीमा पर घातक मिसाइलों और टैंकों की मदद से सैन्य अभ्यास कर रहा है और दावा है कि बेलारूस ने अपने उन सैनिकों को वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से ट्रेनिंग दिलवाई है, जो पोलैंड और लिथुआनिया को पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। उधर रूस ने ऐलान किया कि नेटो के पसीने छुड़ाने के लिए वो अपनी पश्चिमी सीमा पर सेना की तैनाती बहुत ज्यादा तगड़ी करने वाला है। रूस का पश्चिमी बॉर्डर ही उसकी कमजोर कड़ी साबित हो सकता है, क्योंकि वहां वो अपने दुश्मन नेटो से बुरी तरह घिरा हुआ है और जब से रूस का पड़ोसी फिनलैंड भी नेटो में शामिल हुआ है, तब से रूस के लिए खतरा काफी बढ़ चुका है। इसलिए रूस ने अपनी पश्चिमी सीमा की और किलेबंदी करने के लिए कमर कस ली। रूस के उत्तर पश्चिम में मौजूद फिनलैंड का उसके साथ 1300 किलोमीटर लंबा लैंड बॉर्डर है। इसलिए अप्रैल में उसके नेटो में शामिल होने के बाद रूस आग बबूला है। रूस के रक्षा मंत्री ने एक मीटिंग में यह जानकारी भी साझा की कि नेटो फिनलैंड में अपनी सेना के साथ साथ ऐसे ताकतवर हथियार भी तैनात कर सकता है जो उत्तर पश्चिमी रूस के अहम ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। ऊपर से नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड और लिथुआनिया जैसे रूस के पड़ोसी भी नेटो के सदस्य हैं। यानी रूस के पश्चिम में उसके दुश्मन ही दुश्मन भरे पड़े हैं। इसलिए रूस वहां जंग के लिए बाजुएं चढ़ाए रखने की तैयारी में है। इधर हरियाणा के नूंह में पुलिस और प्रशासन ने बीजेपी नेताओं को हिंसा प्रभावित इलाकों में जाने से रोक दिया। 2 दिन पहले कांग्रेस की तरह बीजेपी ने भी नूंह में हिंसा प्रभावित इलाकों में जाने और लोगों से मुलाकात करने का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन ने नूंह की सीमा में दाखिल होने से पहले ही बीजेपी नेताओं को रोक लिया। नूंह जाने के लिए हरियाणा में बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और बनवारी लाल समेत कई नेता वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही बीजेपी नेताओं की गाड़ियों का काफिला वहां पहुंचा, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद सभी नेताओं को सर्किट हाउस ले जाया गया, जहां अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बीजेपी के नेता वहां से लौट गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और बनवारी लाल यहां पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें नूंह इलाके में जाने की परमिशन नहीं दी गई। इस दौरान ओम प्रकाश धनखड़ ने पुलिस से हिंसा के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एक रोज पहले प्रशासन ने कांग्रेस नेताओं को भी हिंसा प्रभावित इलाकों में जाने की इजाजत नहीं दी थी। इस बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुछ लोगों पर खुद को गैंगस्टर अतीक अहमद का करीबी बताकर एक मकान पर कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप लगा। बाद में पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, क्योंकि आरोप है कि उन लोगों ने उस मकान में घुसकर जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। सामने आई तस्वीर में मकान के सभी कमरों की हालत बेहद खराब दिखाई दी। चारों तरफ चीजें इधर उधर बिखरी हुई नजर आईं। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि दबंगों ने खुद को गैंगस्टर अतीक अहमद का करीबी बताकर उनके घर पर कब्जा करने की कोशिश की और जब उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि महिलाओं के साथ छेड़खानी भी हुई। पुलिस के मुताबिक इससे पहले भी गैंगस्टर अतीक अहमद के नाम पर धमकी देने और गाड़ियां लूटने के कुछ दूसरे मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
उधर पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अटक जेल में बंद इमरान खान के एक प्लान से वहां की सरकार की नींद उड़ गई। सूत्रों के मुताबिक इमरान खान और अटक जेल के एक अधिकारी के बीच हुई बातचीत लीक होने के बाद वहां हड़कंप मच गया। आशंका जताई गई कि इमरान ने एक बार फिर पाकिस्तान में अशांति फैलाने की साजिश रची और आरोप लगाया गया कि इसके लिए इमरान खान ने अटक जेल के उस अधिकारी से कोड वर्ड के जरिए बातचीत की, जिसकी भनक लगते ही शहबाज सरकार एक्शन में आ गई। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद फौरन अटक जेल में तैनात सभी जेल कर्मियों की पूरी जानकारी मंगवाई गई और सरकार को ये डर सताने लगा कि इमरान खान पाकिस्तान में दोबारा दंगे भड़काने की साजिश रच सकते हैं और अगर उन्हें फौरन न रोका गया तो पाकिस्तान फिर जल उठेगा। सूत्रों का दावा है कि अटक जेल के सभी कर्मचारियों के व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर भी बैन लगा दिया गया ताकि इमरान उनके जरिए कोई भी संदेश जेल के बाहर तक न भिजवा सकें। इस बीच इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने उम्मीद जताई कि इमरान खान का दोबारा चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो सकता है। एक दिन पहले ही पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान पर 5 साल का बैन लगाने का ऐलान किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद की जिला अदालत ने उन्हें तोशाखाना मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी, क्योंकि इमरान पर प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें मिले तोहफों को बेचने का आरोप लगा था। लेकिन जेल में बंद इमरान की पार्टी पीटीआई के वकीलों ने उम्मीद जताई कि इमरान दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। बताया गया कि पीटीआई ने इस मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी और अगर हाईकोर्ट ने इमरान के खिलाफ लिए गए उस फैसले को पलट दिया तो उन पर लगा बैन भी हट सकता है, क्योंकि वहां के चुनाव आयोग के मुताबिक इस बैन के पीछे की वजह उनका तोशाखाना मामले में दोषी पाया जाना है। मतलब अगर इमरान इस केस में बरी हो गए तो वो दोबारा चुनाव लड़ सकेंगे। इसलिए उनके समर्थकों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया ताकि जेल में बंद इमरान खान को राहत मिल सके। इधर सूत्रों के मुताबिक आतंकवाद के मुद्दे पर तालिबान ने पाकिस्तान को करारा तमाचा जड़ दिया। पाकिस्तान अपने इलाके में हुए हमलों के लिए आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बहाने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को जिम्मेदार ठहराता रहा है। लेकिन इस बार तालिबान ने पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब देते हुए उसका मुंह बंद कर दिया। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह तक कह दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा समेत हाल ही में हुए हमलों में अफगानी नागरिकों ने टीटीपी की मदद की और इसी बात से भड़के तालिबान ने पाकिस्तान को आड़े हाथ ले लिया। तालिबान ने यह आरोप लगाया कि अफगानिस्तान में मारे गए 19 आतंकी पाकिस्तान से थे। मतलब पाकिस्तान उनके इलाके में आतंकी हमले कराकर खुद को बेचारा बताने की कोशिश में जुटा है। साथ ही तालिबान सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि आतंकी संगठन टीटीपी और पाकिस्तान के बीच आपसी लड़ाई है। लेकिन उनका आरोप है कि पाकिस्तान बार बार अपनी गलतियों का ठीकरा उनके सिर पर फोड़ने की कोशिश करता रहा है। इसी वजह से तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दे दी कि अगर दोबारा इस मामले में तालिबान को दोषी ठहराया गया तो पाकिस्तान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। उधर रूस के साइबेरिया में ग्लेशियर का रंग बदलकर सफेद से लाल हो गया, जिसकी तस्वीरें सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। रूस के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि ग्लेशियर का लाल होना बहुत बड़े खतरे की चेतावनी है, क्योंकि इस रंग की वजह से वो पहले से ज्यादा तेजी से पिघलेगा। जबकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहले ही दुनिया भर में ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। सामने आई तस्वीरों में रूस का वो सफेद ग्लेशियर जगह जगह स्याह नजर आया। ऐसा लगा मानो किसी का खून बर्फ से सन गया। मगर वैज्ञानिकों ने बताया कि ग्लेशियर पर रेड एल्गी लगी है, जो इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई कि ग्लेशियर का रंग ही लाल पड़ गया। एल्गी पानी में पाया जाने वाला जीव शैवाल होता है। जिस ग्लेशियर का रंग बदला वो रूस के साइबेरिया में अल्ताई पहाड़ों पर है। वहां गर्मियों के मौसम में हर साल रेड एल्गी यानी शैवाल ग्लेशियरों को ढक देती, ये आम बात है। लेकिन इस बार ग्लेशियर पर एल्गी काफी ज्यादा बढ़ गई, जिस वजह से ग्लेशियर पहले से ज्यादा तेजी से पिघल सकता है। इसलिए वैज्ञानिक परेशान हैं और एल्गी के इतने ज्यादा बढ़ने की वजह जानने में जुटे हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेलबर्न से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। ऑस्ट्रेलिया के मीडिया के मुताबिक वहां आसमान में रहस्यमयी रोशनी दिखने से लोग दहशत में आ गए और उस रहस्यमयी चीज को वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। और वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें चमकती हुई वो रहस्यमयी चीज आसमान से गुजरती दिखी, जिसे देखकर लोग सहम गए। शुरुआत में उसे लेकर वहां के लोगों ने अलग अलग दावे किए। किसी ने उसे सैटेलाइट बताया तो किसी ने उल्का पिंड होने का दावा किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मीडिया के मुताबिक आसमान में दिखने वाली वो रहस्यमय चीज रूस का एक रॉकेट था, जिसका जलता हुआ एक हिस्सा मेलबर्न के पास गिरा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने भी दावा किया कि उस रॉकेट का मलबा गिरने के बारे में रूस ने उन्हें पहले ही आगाह कर दिया था, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन और रूस से बढ़े तनाव के बीच अमेरिका अपने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से दागी जाने वाली मिसाइलों की बड़ी खेप तैयार करेगा। अमेरिका से मिले पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के दम पर यूक्रेन की सेना जंग में रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर चुकी है।
और इतना ही नहीं, जंग में पेट्रियट की सफलता से गदगद हुए ज़ेलेंस्की तो यहां तक दावा कर चुके हैं कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपनी रेंज में आने वाली 100% मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर देता है, क्योंकि जमीन से हवा में वार करने वाला पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अपने एक प्रहार से हवा में उड़ते ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और हवाई जहाज को जमीन पर ला सकता है। दुश्मन की मिसाइल चाहे 80 किलोमीटर दूर भी क्यों न हो, पेट्रियट सिस्टम का रेडार उस पर निशाना लॉक कर सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए अमेरिका ने चीन और रूस से बढ़ते खतरे के बीच अपने इन विध्वंसक हथियारों के लिए बड़े पैमाने पर मिसाइलें बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इधर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से हिट एंड रन का एक मामला सामने आया है, जिसमें सामान ढोने वाली एक गाड़ी ने 3 पुलिस वालों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक पुलिस वाला गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना का एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ पुलिस वाले वाहनों की चेकिंग करते दिखाई दिए। उनमें एक सिपाही टॉर्च से इशारा करते हुए सामान ढोने वाली गाड़ी को रोकता नजर आया। इसी दौरान एक दूसरा सिपाही दौड़कर वहां पहुंच गया और उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आरोपी ड्राइवर ने गाड़ी को नहीं रोका और तेजी से उस पुलिस वाले को घसीटता हुआ ले गया, जिसके बाद वो पुलिस वाला सड़क किनारे गिर गया और घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। वहां एक रिटायर्ड स्टोर कीपर के वहां छापेमारी में नोटों की गड्डियां मिली। इस कार्रवाई में उस रिटायर्ड स्टोर कीपर के यहां से करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के दस्तावेज मिले। और वहां से आए वीडियो में छापेमारी के दौरान नोटों से भरा एक बैग भी नजर आया और उस कैश को गिनने के लिए अधिकारी नोट गिनने वाली मशीन का सहारा लेते दिखे। लोकायुक्त की टीम के मुताबिक रिटायर्ड स्टोर कीपर के मकान से 20 लाख रुपए कैश, सोने और चांदी के जेवरों के साथ साथ लग्जरी गाड़ियां भी मिली। और बताया गया कि आरोपी अशफाक अली राजगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग में स्टोर कीपर के पद से रिटायर है और उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत दी गई थी। इसी सिलसिले में आरोपी के भोपाल और विदिशा के ठिकानों पर छापेमारी की गई। के पास कम से कम 4-5 प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, जिसमें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही बना रहे हैं। इस बीच आरोपी के आलिशान घर का एक वीडियो भी सामने आया, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई गई। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें रील बनाने के चक्कर में कुछ लड़के चलती गाड़ियों पर स्टंट करते नजर आए। उनके इस वायरल वीडियो पर पुलिस ने एक्शन लिया और ट्रैफिक नियमों के तहत उन पर जुर्माना लगाया, क्योंकि उनका जो वीडियो सामने आया उसमें वो चलती गाड़ियों पर जोखिम भरी कलाबाजी करते दिखे। वीडियो में 2 लड़के 2 अलग अलग गाड़ियों पर स्टंट करते नजर आए। उनमें एक लड़का आगे चल रही काले रंग की गाड़ी के बोनेट पर खड़ा दिखाई दिया, जबकि दूसरा लड़का ठीक उसके पीछे चल रही कार की विंडो साइड और बोनेट के बीच पैर रखकर स्टंट करता दिखा। इस दौरान उन दोनों की गाड़ियां तेज रफ्तार से हवा से बातें करते हुए एक दूसरे को ओवरटेक भी करती दिखी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बरेली ट्रैफिक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया और उन पर भारी जुर्माना लगाया। इस बीच जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त और मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी धर्मनजोत सिंह काहलों को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया। धर्मनजोत सिंह पंजाब के अमृतसर का रहने वाला है और उस पर हथियारों की तस्करी समेत कई गंभीर आरोप हैं। और आरोप है कि उसी ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियारों की सप्लाई की थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक धर्मनजोत सिंह काहलो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का करीबी है और वो भारत की सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए काफी वक्त से अमेरिका में छुपा था। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है, लेकिन जांच एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि उसे अमेरिका के कैलिफोर्निया में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सूत्र बताते हैं कि भारत सरकार जल्द ही FBI से संपर्क करेगी ताकि उसे भारत लाया जा सके और उससे मूसेवाला हत्याकांड केस में पूछताछ की जा सके। इधर पंजाब के बरनाला में पुलिस की बम्बिहा गैंग के बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने सुखी खान नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि AGTF यानी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को इस गैंग के सक्रिय होने की खबर मिली थी, जिसके बाद AGTF और पुलिस की टीमों ने उन बदमाशों को घेर लिया और सफेद रंग की कार में सवार बम्बिहा गैंग के उन बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने पुलिस टीमों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें बम्बिहा गैंग का एक बदमाश सुखी खान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। दिन दहाड़े बीच हाईवे पर हुई इस मुठभेड़ से वहां हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस कार्रवाई में सुखी खान समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पंजाब के DGP ने पुलिस और बम्बिहा गैंग के बीच हुई मुठभेड़ की जानकारी ट्वीट के जरिए भी दी। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा से दिन दहाड़े चोरी का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक नाबालिग लड़का वहां पेट्रोल पंप पर खड़े एक स्कूटर की डिक्की से रुपयों से भरा बैग लेकर भागता दिखा, जिसे देखकर लोग हैरत में पड़ गए, क्योंकि जो CCTV वीडियो सामने आया उसमें एक नाबालिग लड़का आगरा के एक पेट्रोल पंप में घुसता दिखाई दिया, जिसके कुछ ही देर बाद वो बड़ी आसानी से वहां खड़े एक स्कूटर की डिक्की से रुपयों से भरा बैग निकालता नजर आया। इस बीच उस स्कूटर को चलाने वाला आदमी और उस पेट्रोल पंप के कर्मचारी समेत कई दूसरे लोग भी वहां मौजूद दिखे, लेकिन वो नाबालिग उन लोगों को चकमा देकर तेजी से फरार हो गया। और साथ में उसकी एक बड़ा लड़का भी था, जो कि मेरे साथ बैंक में उपस्थित था। आरोप है कि वो नाबालिग और उसके साथ दूसरा लड़का भी बैंक से ही उस स्कूटर सवार आदमी का पीछा करते हुए पेट्रोल पंप पहुंचे
और वहां उस नाबालिग ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जबकि उसके साथ आया वो दूसरा लड़का पेट्रोल पंप के बाहर उसका इंतजार करता रहा। उधर चीन पर जापान के डिफेंस नेटवर्क सिस्टम को हैक करने का आरोप लगा। अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक चीन के हैकरों ने साल 2020 के आखिरी दिनों में जापान के सबसे अहम कंप्यूटर सिस्टम में अपनी पैठ बना ली थी, जिसकी वजह से जापान से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मच गया था। क्योंकि द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के हैकरों ने जापान के डिफेंस नेटवर्क सिस्टम में सेंध लगाकर कई अहम जानकारियां चुरा ली थी। दावा किया गया कि चीन के हैकरों ने जापान की सेना की योजनाएं, उसकी ताकत, कमजोरी और कई बड़े सैन्य अधिकारियों से जुड़ी जानकारियां चुरा ली थी, जिसकी वजह से जापान से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मच गया था। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक चीन के उस साइबर हमले के बाद अमेरिका भी अपने सहयोगी जापान के साथ खुफिया जानकारियां साझा करने में डरने लगा था। हालांकि बाद में जापान ने अपनी साइबर सुरक्षा को लगातार मजबूत किया, जिसके बाद अमेरिका एक बार फिर जापान के साथ बेहिचक खुफिया जानकारियां साझा करने लगा। इधर ताइवान की फौज में चीन के 2 जासूस मिलने के दावे से हड़कंप मच गया। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के एक व्यापारी और उसके बेटे ने फर्जी तरीके से 2 लोगों को वहां की सेना में भर्ती कराया, जिन पर चीन के लिए जासूसी करने के आरोप लगे, जिसकी जानकारी मिलने पर ताइवान की सरकार ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान की सेना में चीन के 2 जासूस मिलने का दावा किया गया। बताया गया कि ताइवान के एक व्यापारी और उसके बेटे ने फर्जी तरीके से 2 लोगों को वहां की फौज में भर्ती करवाया और आरोप है कि उन 2 लोगों ने सेना में रहते हुए ताइवान के एक बड़े सैन्य अभियान की गुप्त जानकारी चीन के 2 अधिकारियों को दे दी, जिसकी खबर लगते ही ताइवान की सेना में हड़कंप मच गया। उधर मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि नेपाल में चीन का BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल हो गया। इस प्रोजेक्ट के तहत चीन का मकसद सड़क, रेल और समुद्री रास्तों के जरिए एशिया, यूरोप और अफ्रीका महादेश को जोड़ना है। और अपने इसी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत चीन ने दूसरे देशों की तरह नेपाल में भी भारी भरकम निवेश किया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि नेपाल में चीन को कुछ भी हासिल नहीं हो सका, जबकि उसने कर्ज का लालच देकर श्रीलंका की तरह नेपाल को भी अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की, जिसके बाद 2017 में नेपाल और चीन के बीच BRI प्रोजेक्ट पर समझौता हुआ। लेकिन 6 साल बीत जाने के बावजूद BRI के तहत चीन का एक भी प्रोजेक्ट वहां शुरू नहीं हो पाया। खबर है कि इस नाकामी से चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में वहां के कुछ नेताओं ने नेपाल के कुछ दूसरे प्रोजेक्ट को BRI का नाम देना शुरू कर दिया। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में PCS अधिकारी ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने जांच कमेटी के सामने बयान दर्ज कराने के लिए 20 दिन का समय मांगा। बरेली में तैनात ज्योति मौर्य पर उनके पति आलोक ने शादी के बाद धोखा देने और रिश्वत लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए और उनकी शिकायत के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बना दी, जिसके सामने आलोक मौर्य पेश हुए और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराने के लिए कमेटी से 20 दिन का वक्त मांगा। और मैंने कमेटी से यही जाके कहा है, थोड़ा सा एप्लीकेशन माध्यम से दिया है कि मुझे थोड़ा सा और समय। हाल ही में आलोक ने पत्नी ज्योति मौर्य पर रिश्वत लेने का आरोप मढ़ा था। सबूत के तौर पर उन्होंने मीडिया के सामने एक डायरी भी रखी थी। आलोक ने दावा किया था कि ये डायरी ज्योति मौर्य की है, जिसमें वो हर महीने वसूली से मिलने वाले लाखों रुपए का हिसाब लिखती हैं। हालांकि SDM ज्योति मौर्य ने उनके आरोपों को गलत बता दिया था। इस बीच हरियाणा के पूर्व मंत्री और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा के गुरुग्राम में बने घर और दफ्तर पर ईडी ने छापा मारा। बताया गया कि ईडी ने गोपाल कांडा की कंपनी MDLR ग्रुप के कई ठिकानों पर भी दबिश दी, जिसके बाद उनके घर और दफ्तर में हड़कंप मच गया, क्योंकि ईडी की टीम ने MDLR ग्रुप से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये ग्रुप हरियाणा सरकार में गृह मंत्री रहे गोपाल कांडा का है। बताया गया कि ईडी ने हरियाणा के अलग अलग शहरों में MDLR के बंद पड़े दफ्तरों पर भी रेड की। गोपाल कांडा से 1 हफ्ते पहले ही ईडी ने पूछताछ की थी, जिन्हें हाल ही में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गीतिका शर्मा सुसाइड केस में बरी कर दिया। लेकिन ईडी की छापेमारी ने एक बार फिर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। उधर यूरोप के देश पुर्तगाल के जंगलों में लगी भीषण आग से वहां हाहाकार मच गया। वहां के दमकल विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका, क्योंकि तेज हवाओं की वजह से आग काफी ज्यादा फैल गई, जिसकी वजह से उस पर काबू पाना और मुश्किल हो गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें जंगलों से धुआं उठता नजर आया। वहां के दमकल विभाग ने हेलीकॉप्टर के जरिए उन जंगलों में पानी की बौछार की, जिसके बाद वहां चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ दमकल कर्मी हेलीकॉप्टर से उन जंगलों के करीब उतरे और आग बुझाने के लिए जंगलों में घुस गए। बताया गया कि वहां के जंगल पिछले कई दिनों से जल रहे हैं, जिसकी वजह से वहां तापमान काफी बढ़ गया। ऐसे में दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं उन जंगलों के पास रहने वाले लोगों की भी मुश्किलें बढ़ गईं। इस बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक यूक्रेन के ठिकानों पर ड्रोन से हमला करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि दुश्मन जंगल में छिपकर हमले की तैयारी कर रहे थे। बताया गया कि यह हमला यूक्रेन के डोनेस्क में हुआ, जहां रूस के सैनिक यूक्रेन की फौज पर ताबड़तोड़ हमले करते नजर आए। जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन के कुछ सैनिक जंगल में बने ठिकानों में छिपे दिखाई दिए।
वो इस बात से बेखबर थे कि उन पर हमले की तैयारी हो चुकी है। जैसे ही ज़ेलेंस्की के जवानों ने हलचल की, रूस के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। रूस के इस हमले की वजह से वहां जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद हाईवे। बड़ी खबर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से जुड़ी, जहां आखिरी दिन प्रधानमंत्री का भाषण होगा। प्रधानमंत्री शाम 4 बजे बोलेंगे। इससे पहले बहस के दूसरे दिन गृह मंत्री ने मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी कि वो मणिपुर की हिंसा पर सियासत छोड़ दें। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमेशा से तैयार है। चर्चा के दूसरे दिन सदन में सबसे पहले राहुल गांधी बोले, जिन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर आक्रामक तेवर दिखाते हुए सरकार को घेरा और मांग की कि मणिपुर में सेना तैनात की जाए। जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन अमित शाह बोले और विपक्ष के आरोपों का चुन चुन कर और पूरे आंकड़ों के साथ जवाब दिया। इस दौरान उनकी और विपक्ष की तीखी बहस भी हुई। उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर बात करते हुए विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया, क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने इस मुद्दे पर खूब हंगामा किया। विपक्ष की मांग थी कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सदन में बयान दें, लेकिन सरकार चाहती थी चर्चा हो और गृह मंत्री जवाब दें। जिसके बाद विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया और बहस के दूसरे दिन अमित शाह ने चर्चा में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे। किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं माननीय? और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है। अमित शाह ने केवल मणिपुर के मुद्दे पर ही विपक्ष पर निशाना नहीं साधा, बल्कि वहां से जुड़े कुछ जरूरी आंकड़े भी पेश किए और वहां बीजेपी की सरकार के दौरान कानून व्यवस्था से जुड़ी जानकारी दी। 6 साल में मणिपुर में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डाला। मणिपुर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं रहा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन ब्लॉकेड नहीं हुआ और उग्रवादी हिंसा लगभग समाप्त हुई। ये 6 साल का भारतीय जनता पार्टी के शासन का इतिहास था। यही नहीं, अमित शाह ने कांग्रेस को पूर्वोत्तर के राज्यों में उसकी सरकार के दौरान हुई मौतों के आंकड़े भी गिनवा दिए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के वक्त पूर्वोत्तर में हुई हिंसा में हजारों लोगों की जान गई। आपके समय में तो 8 राज्य आग की लपटों से घेरे हुए थे और ये हिंसा में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन इस दौरान सदन में विपक्ष का शोरगुल जारी रहा। कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन के बार बार बोलने पर अमित शाह भड़क गए। उन्होंने उन पर तंज भी कसा, क्योंकि अमित शाह ने जब बोलना शुरू किया तो अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें कई बार टोका, जिससे अमित शाह नाराज हो गए। ना अभी नहीं कह सकते, बैठ जाओ। नियम आपको मालूम होना चाहिए, नियम पढ़ लीजिए। अभी नहीं कर सकते। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो ना, आप चर्चा शुरू करते हो ना, बोलने देते हैं आपको। अब मेरे भाषण में क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलने नहीं देते आपके पार्टी वाले। बैठ जाओ। लेकिन अधीर रंजन नहीं माने, वो बोलते रहे। ये नहीं, उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री के अब तक चर्चा के लिए सदन में न आने का मुद्दा उठा दिया और अमित शाह पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री सदन में आए और चर्चा की शुरुआत करें। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हम लोग ये नहीं कभी कहे कि उनका काबिलियत पे हमें कोई शक है, लेकिन ये बात जरूर कहेंगे कि जो जवाब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देना है वो कोतवाल कैसे देंगे। तो इसीलिए हम बार बार प्रधानमंत्री को आने के लिए। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरा। एक दिन पहले सदन में बीजेपी की ओर से बोलने वाले सांसदों ने भी कांग्रेस को इसी मुद्दे पर घेरा था, जिसके बाद अमित शाह ने भी वही किया और कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई को परिवारवाद और विकास के बीच की लड़ाई बताने की कोशिश की। मोदी जी के 2014 के विजय के पहले सारे जय पराजय या तो भ्रष्टाचार से प्रभावित थे, भ्रष्टाचार किया इसको हटाने के लिए आए, या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवारवाद के पीछे जातिवाद का एक अनवरत संतान भी होता है, और तुष्टीकरण से प्रभावित जनादेश थे। भारतीय लोकतंत्र को ये 3 नासुरों ने घेर लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को ध्वजा दी।
वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान फारूक अब्दुल्ला की ओर पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत पर अमित शाह भड़क गए। उन्होंने दो टूक बोल दिया कि ऐसा नहीं होगा, जबकि फारूक अब्दुल्ला ने दलील दी थी कि इससे दोनों देशों की तरक्की का रास्ता खुलेगा, जिस पर अमित शाह ने सख्त लहजे में जवाब दिया। हमने पड़ोसी के साथ दोस्ती में रह के रहे तो हम दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो तरक्की कम हो जाएगी। हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। उधर मणिपुर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने आक्रामक तेवर दिखाए। राहुल गांधी ने भाषण की शुरुआत में तो मणिपुर का मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन जैसे ही मणिपुर की बारी आई ऐसा लगा कि राहुल गांधी फ्रंट फुट पर बैटिंग करने के मूड में। अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी ने की। वो जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने पहले अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। इस दौरान सदन में हंगामा भी होता रहा, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने मणिपुर पर बोलना शुरू किया, उनके तेवर और अंदाज दोनों बदल गए। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी पर भड़क गए और राहुल के भाषण के बीच ही उन्होंने उनका विरोध शुरू कर दिया। रिजिजू राहुल के बयान पर जबरदस्त गुस्से में दिखे। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर के राज्यों की बदहाली के लिए कांग्रेस की पिछली सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी 60 साल से ज्यादा इस देश को शासन किया है। नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने खत्म किया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जितना मिलिटेंसी है ये कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। इससे पहले राहुल ने जैसे ही मणिपुर पर बोलना शुरू किया, सदन में हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि बीजेपी के सांसदों ने राहुल के बयान पर आपत्ति जताई, जिसकी वजह से राहुल को चुप होना पड़ा। इस बात पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई भड़क गए और वो बीजेपी को उसी अंदाज में जवाब देने के मूड में दिखे। क्योंकि भाइयों और बहनों, अध्यक्ष महोदय, अब पूरा सूद समेत जवाब तुमको मिलेगा, पूरा सूद समेत जवाब देंगे सर। फिर आप हमें मत रोकेगा सर। अध्यक्ष महोदय, फिर आप हमें मत रोकेगा सर। इस दौरान हंगामे के बीच राहुल गांधी ने मणिपुर पर बोलना शुरू किया और अपने मणिपुर दौरे का जिक्र किया। राहुल अपने मणिपुर दौरे पर रिलीफ कैंप में गए थे, जहां वो हिंसा पीड़ितों से मिले थे। उन्होंने उसी मुलाकात का जिक्र करते हुए हिंसा पीड़ित 2 महिलाओं का दर्द सदन के सामने रखा, जिसके बाद उन्होंने आक्रामक तेवर दिखाते हुए सरकार को घेरा। इसके बदले में बीजेपी ने राहुल पर पलटवार करने के लिए राजस्थान का मुद्दा उठा दिया। मणिपुर नहीं बचा है, मणिपुर को आपने ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी रूस की राजधानी मॉस्को में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। धमाका वहां की एक फैक्ट्री में हुआ, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। विस्फोट इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनी गई। ब्लास्ट के बाद उस फैक्ट्री से निकला धुआं आसमान में दूर तक फैल गया। अचानक हुए इस धमाके से मॉस्को के लोग दहशत में आ गए। रूस के मीडिया ने इसके पीछे यूक्रेन का हाथ होने की आशंका जताई, क्योंकि यूक्रेन की सेना कई बार मॉस्को को निशाना बना चुकी है। लेकिन इस बार मॉस्को में सबसे बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबरें सामने आई, जिससे पूरा मॉस्को शहर थर्रा गया। क्योंकि जंग की शुरुआत के बाद इतना बड़ा धमाका रूस के किसी भी इलाके में नहीं हुआ था। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस धमाके ने पुतिन के होश उड़ा दिए, जिसका दिल दहला देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें भयंकर ब्लास्ट के बाद आसमान में काफी दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दिया और उस धमाके की रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। इस शक्तिशाली धमाके का असर आसपास के इलाके में खड़ी गाड़ियों पर भी देखने को मिला। खौफ से भर देने वाले इस धमाके ने मॉस्को के लोगों की जान हलक में ला दी, क्योंकि रूस की राजधानी काफी वक्त से यूक्रेन के निशाने पर रही है। इसीलिए इस ब्लास्ट को लेकर भी यूक्रेन के हमले की आशंका जताई गई। लेकिन मॉस्को के मेयर ने साफ कर दिया कि मॉस्को से करीब 50 किलोमीटर दूर सिर्गेव पोसाद शहर की फैक्ट्री में हुए धमाके का यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं। हालांकि इस धमाके में उस फैक्ट्री के 40 से ज्यादा कर्मचारियों के घायल होने की खबरें सामने आई। वहीं रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके सैनिक यूक्रेन के ठिकानों पर ड्रोन से हमला करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि दुश्मन जंगल में छिपकर हमले की तैयारी कर रहे थे। बताया गया कि यह हमला यूक्रेन के डोनेस्क में हुआ, जहां रूस के सैनिक यूक्रेन की फौज पर ताबड़तोड़ हमले करते नजर आए। जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन के कुछ सैनिक जंगल में बने ठिकानों में छिपे दिखाई दिए।
वो इस बात से बेखबर थे कि उन पर हमले की तैयारी हो चुकी है। जैसे ही ज़ेलेंस्की के जवानों ने हलचल की, रूस के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। रूस के इस हमले की वजह से वहां जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि यूक्रेन के ठिकाने बुरी तरह तबाह हो गए। रूस ने दावा किया कि इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो गई। दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस की फौज के टैंक पर हाइमार्स से हमले का हैरान करने वाला एक वीडियो जारी किया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने समुद्र किनारे इकट्ठा हुई रूसी सेना की 5 टुकड़ियों को निशाना बनाया और उसने हमले का जो वीडियो जारी किया उसमें एक टैंक में विस्फोट होता नजर आया। वीडियो की शुरुआत में टैंक एक पगडंडी पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी आसमान से एक रॉकेट ने उसे निशाना बनाया और वो टैंक वहीं औंधे मुंह पड़ा दिखा। यूक्रेन ने दावा किया कि हमले में रूस के 200 सैनिक घायल हो गए। हमले का जो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया उसमें एक समुद्र के किनारे कुछ रूस के सैनिक कसरत करते हुए और कुछ कतार में खड़े नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने हमले के लिए अमेरिका के हाइमार्स रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये वही हथियार है जो रूस और यूक्रेन जंग के बीच खूब चर्चा में रहा, क्योंकि इसमें पहिए लगे हैं और इसकी रेंज 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है। साथ ही इसमें 6 रॉकेट एक साथ लोड किए जा सकते हैं। इस बीच रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना हथियारों की किल्लत की वजह से सोवियत संघ के जमाने के हथियार निकालने पर मजबूर हो गई। दावा किया गया कि रूस में साइबेरिया के एक हथियार डिपो से बड़े पैमाने पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां निकाली गई। ये बहस तब शुरू हुई जब उस डिपो की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई और दावा किया गया कि रूस की सेना यूक्रेन के खिलाफ जंग में सोवियत संघ के जमाने के हथियार इस्तेमाल कर रही है, जिसके लिए रूस के मीडिया ने साइबेरिया में बुर्याचिया के एक हथियार डिपो की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें जारी की, जिसमें युद्ध शुरू होने के बाद उस डिपो में 40% से ज्यादा हथियार कम होने का दावा किया गया। बताया गया कि उस डिपो से सोवियत संघ के वक्त के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां निकाली गईं, क्योंकि जारी की गई उन तस्वीरों में बुर्याचिया के डिपो का काफी हिस्सा खाली दिखा। रूस की मीडिया के मुताबिक हथियारों की किल्लत की वजह से उनकी फौज पुराने हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो गई है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पिछले महीने ही रूस के रक्षा मंत्री ने सेना के लिए और टैंक बनाए जाने की बात की थी। इधर उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी की जिला उपभोक्ता अदालत ने 15 साल पुराने एक मामले में लखनऊ केजीएमयू की एक सरकारी डॉक्टर पर 4.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। उपभोक्ता अदालत के मुताबिक उस डॉक्टर ने पीड़ित महिला को कैंसर न होते हुए भी उसकी कीमोथेरेपी की। पीड़िता को परेशानी होने पर जब उन्होंने दूसरी जगह अपनी जांच कराई तो पता लगा कि उनको कोई बीमारी नहीं थी, जिसके बाद उस पीड़ित महिला रानी गुप्ता ने जिला उपभोक्ता अदालत में एक केस दायर किया, जिसमें लखनऊ केजीएमयू की उन सीनियर डॉक्टर सीमा गुप्ता पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया गया। जिसके बाद जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश पर केजीएमयू के सीनियर डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया और मामले की जांच करवाई गई। डॉक्टर सीमा गुप्ता ने कैंसर न होते हुए भी उसे कीमोथेरेपी दिया, इलाज में उनको दोषी पाया गया। वहां की उपभोक्ता अदालत ने डॉक्टर सीमा गुप्ता पर 4.5 लाख रुपए जुर्माना और 50,000 रुपए का अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया, जो रकम उन्हें 1 महीने के अंदर देनी होगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर से चौंका देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी केस्को के बैंक अकाउंट को हैक कर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम पर हाथ साफ करने की शिकायत पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर केस्को कंपनी का बैंक अकाउंट हैक करके 1 करोड़ 68 लाख रुपए की रकम पर हाथ साफ करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक केस्को के उपभोक्ता एक बैंक खाते में बिजली के बिल का भुगतान करने के लिए पैसे जमा करते थे, लेकिन ये आरोपी बैंक के उस खाते से सारा पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते थे। 6 अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 90 लाख रुपए बरामद कर लिए। वहीं इस मामले में फरार चल रहे बाकी आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई। वहीं हरियाणा के रोहतक जिले में पत्नी के तानों से तंग आकर अपने बेटे की हत्या करने का हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक दोनों बेटों को प्यार करने को लेकर पति पत्नी के बीच अनबन हुई, जिसके बाद आरोपी ने अपने बड़े बेटे को नहर में डुबोकर मार दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए उस बेटे की चप्पलों को भी 500 मीटर दूर जाकर रख दिया, ताकि लोगों को ये लगे कि उसके बेटे की नहर में डूबकर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद आरोपी ने अपने बड़े बेटे दीपांशु की गुमशुदगी की झूठी कहानी गढ़ी, लेकिन जब पुलिस को आरोपी की बातों पर यकीन नहीं हुआ तो जांच तेज कर दी गई। इस दौरान वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे से कत्ल का पर्दाफाश हो गया। उस सीसीटीवी कैमरे में आरोपी अपने बेटे दीपांशु को मोटरसाइकिल पर साथ ले जाता दिखा, लेकिन जब लौटा तो बेटा साथ नहीं दिखा। जिसके बाद आरोपी पिता से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कंप्लेनेंट उसका पिताजी है, उसी ने अपने बच्चे को पानी में डुबोकर मारा। और वहीं सबूत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं शेयर बाजार में आखिरी घंटे में हुई जबरदस्त खरीदारी की वजह से शेयर बाजार मुनाफे के निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए और कारोबार बंद होने के वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 146 अंकों की छलांग लगाकर 65,995 पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 61 अंक उछलकर 19,632 पर बंद हुआ। इस दौरान मेटल, एनर्जी और ऑयल एंड गैस के शेयरों में तेजी दर्ज की गई। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन एक नए विवाद में फंस गए। पिछले महीने व्हाइट हाउस जैसे
जैसी किलेबंद इमारत में कोकेन मिलने से हड़कंप मच गया था। उस पर अब अमेरिका की मैगजीन सोल्जर ऑफ फॉर्चून ने सनसनीखेज दावा किया कि बाइडेन जानते हैं कि वहां कोकेन लेकर आने वाला कौन था। अमेरिका में कोकेन रखना और इस्तेमाल करना एक जुर्म है, इसलिए व्हाइट हाउस की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली यूएस सीक्रेट सर्विस ने मामले की जांच की थी, मगर 10 दिन में ही उसने हाथ खड़े कर दिए और जांच बंद कर दी। लेकिन सोल्जर ऑफ फॉर्चून मैगजीन ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि बाइडेन जानते हैं कि व्हाइट हाउस में कौन कोकेन लेकर आया था, और तो और वो शख्स उनके परिवार का ही एक सदस्य है। हालांकि इसके साथ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वो शख्स बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन नहीं है, जबकि शक के घेरे में हंटर बाइडेन ही थे, क्योंकि उन्हें ड्रग्स की लत रही है। पर यूएस सीक्रेट सर्विस पिछले महीने ही साफ कह चुकी है कि वो कसूरवार तक पहुंचने में नाकाम रही। तभी से अमेरिका में बाइडेन के विरोधी भड़के हुए हैं। लेकिन सोल्जर ऑफ फॉर्चून की रिपोर्ट के बाद उन्हें बाइडेन को घेरने का मौका मिल गया। हालांकि सीक्रेट सर्विस ने उनकी रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया। इस बीच श्रीलंका की मीडिया ने दावा किया कि वहां किसान आंदोलन के जरिए मई 2022 जैसी हिंसा दोहराने की साजिश रची गई। इस वक्त वहां की सरकार के खिलाफ लोगों ने कोलंबो की सड़कों पर आंदोलन छेड़ दिया था और वहां के राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा था। और ठीक वैसी ही साजिश अब श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ रचे जाने का दावा किया गया। श्रीलंका की खुफिया एजेंसी के मुताबिक उडवल्वे इलाके में हुए किसान आंदोलन के जरिए देश में हिंसा भड़काने की साजिश रची गई ताकि विपक्ष तख्ता पलट कर सके। श्रीलंका के मीडिया के मुताबिक विपक्ष के नेताओं ने मई 2022 में हुई हिंसा को दोहराने का प्लान बनाया। इसके लिए विपक्ष ने 2 मीडिया समूहों का सहारा लिया और हिंसा भड़काने के लिए फेक न्यूज फैलाई। सरकार को इस बात की जानकारी लगने पर किसान आंदोलन को खत्म कर दिया गया और उन मीडिया समूहों पर भी कार्रवाई की गई जिन्होंने सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया। यही नहीं, खुफिया एजेंसी विपक्ष के उन नेताओं पर भी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने संसद पहुंचकर टमाटर के बढ़े दामों का अनोखे अंदाज में विरोध किया और वो टमाटर की माला पहनकर सदन में पहुंच गए, जिस पर सभापति ने नाराजगी जताई तो उन्होंने टमाटर की तुलना गहनों से कर दी, क्योंकि इस समय पूरे देश में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। और इसी बात का विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता टमाटर और अदरक की माला पहनकर संसद पहुंच गए। अब तो टमाटर भी आभूषण बन गए, टमाटर पहन जाए, सभापति जी को नाराजगी तो उतार देंगे। वहीं सांसद सुशील गुप्ता ने सरकार से टमाटर के दामों को काबू करने की अपील की। इधर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में फिर से सियासी हिंसा भड़क गई। पुलिस के मुताबिक थोड़े दिन पहले टीएमसी के एक नेता पर चाकू से हमला हुआ था। आरोप लगा कि उनके समर्थकों ने इस बात का बदला लेने के लिए उस हमलावर के घर में आग लगा दी। और वहां से घटना के बाद का जो वीडियो सामने आया उसमें एक घर धू धू कर जलता दिखा और वहां मौजूद लोग आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन इससे पहले कि आग पर काबू पाया जाता, उस घर का बाहरी हिस्सा पूरी तरह जल गया। पुलिस के मुताबिक वहां के टीएमसी नेता पर कुछ दिन पहले चाकू से हुए हमले की घटना से उनके समर्थक भड़क गए और उन्होंने उस हमलावर के घर को निशाना बनाया, जिसके बाद उस इलाके में कई पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। इस बीच राजस्थान के बांसवाड़ा में हुई कांग्रेस की रैली में वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व्हील चेयर पर पहुंचे। बताया गया कि कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम के दौरान सीएम अशोक गहलोत गिर गए थे, जिसकी जांच करवाने पर सामने आया कि उनके पैर के दोनों अंगूठों में चोट लग गई। और तब से सीएम अशोक गहलोत अपने घर से बाहर नहीं आए। ऐसे में जब राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर बांसवाड़ा गए तो सीएम अशोक गहलोत भी वहां पहुंचे, लेकिन व्हील चेयर पर। इस दौरान उन्होंने व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही जनसभा को भी संबोधित किया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें उनके दोनों पैरों में पट्टी बंधी नजर आई और वो मंच पर अपनी कुर्सी के सामने रखी एक छोटी मेज पर पैर फैलाकर बैठे दिखे। सीएम अशोक गहलोत की चोट को लेकर बीजेपी उन पर तंज कस चुकी है कि आखिर इतने दिनों बाद भी उनकी ये चोट ठीक क्यों नहीं हो रही, जिस पर जवाब देते हुए उन्होंने बीजेपी पर उनकी चोट का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। उधर एक अफवाह फैलने के बाद अमेरिका और उसके पड़ोसी मेक्सिको के बॉर्डर पर हंगामा हो गया। अफवाह ये फैली कि अमेरिका अपने यहां शरणार्थियों को एंट्री दे रहा है। फिर क्या था, करीब 1000 लोग अपना बोरिया बिस्तर लेकर मेक्सिको के बॉर्डर पर जुट गए ताकि अमेरिका में घुस सकें, जिसके बाद अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पर लोगों का हुजूम उमड़ा नजर आया। वहां लोग पूरी तैयारी के साथ बॉर्डर पर पहुंचे दिखे, इस उम्मीद में कि अमेरिका उनके लिए अपने दरवाजे खोल देगा। मगर कंटीली तारों के उस पार अमेरिका का सुरक्षा बल बंदूकें तान कर लोगों पर नजरें गड़ाए दिखा। रात हो गई मगर लोग वापस नहीं गए, वहीं सो गए। इस बीच जर्मनी की एक कंपनी पर ईरान को निगरानी करने वाले उपकरण बेचने का आरोप लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान पर यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में रूस की मदद करने के आरोप लगे, जबकि जर्मनी समेत कई पश्चिमी देश यूक्रेन का समर्थन करते आए हैं। इसलिए इस खबर के सामने आने पर पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ गया, क्योंकि अमेरिका समेत कई नेटो सदस्य देश जंग के बाद रूस और ईरान की मदद करने वालों पर प्रतिबंध लगाते आए हैं। इसी कड़ी में अमेरिका ने भी पिछले साल दिसंबर में चीन की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिस पर ईरान को सैन्य उपकरण देने के आरोप लगे थे। ऐसे में जर्मनी की कंपनी पर ईरान की मदद करने के आरोपों के बीच अमेरिका पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया।
उधर पाकिस्तान में छात्राओं के यौन शोषण से जुड़ा एक और मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। इस बार पेशावर यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने अपने एक शिक्षक पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया और उसके खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। पीड़ित छात्रा के मुताबिक वो शिक्षक लंबे वक्त से अवैध संबंध बनाने के लिए उसे मजबूर कर रहा था और आरोप है कि दबाव बनाने के लिए उसने उस छात्रा को कई बार परीक्षा में फेल तक कर दिया। उस छात्रा के मुताबिक उसे बाकी सभी विषयों में अच्छे नंबर मिले, लेकिन उस शिक्षक ने जानबूझकर उसे अपने विषय में पास तक होने नहीं दिया। जिसके बाद उस छात्रा ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए पेशावर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये गुजारिश की कि अगर उस आरोपी शिक्षक पर एक्शन नहीं लिया गया तो उसे मजबूरन पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आरोप है कि उस शिक्षक ने उसे खुले तौर पर यह धमकी दे दी कि अगर उसकी मांग पूरी न हुई तो वो किसी भी कीमत पर उस छात्रा को पास नहीं होने देगा। इधर सूत्रों के मुताबिक सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में घुसपैठ की कोशिश कर रहे अफगानिस्तान के एक नागरिक को पकड़ लिया। खबर है कि वो पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान से भारतीय सीमा में दाखिल होने की फिराक में था, लेकिन उसकी ये मंशा पूरी ना हो सकी क्योंकि सीमा पर सेना ने उस आदमी को पकड़ लिया। सूत्रों के मुताबिक सेना की पूछताछ में पता चला कि वो अफगानिस्तान का रहने वाला है। पहले वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ और फिर वहां से भारत में घुसना चाहता था, लेकिन सेना ने बॉर्डर पर उसे पकड़कर पूछताछ के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया। खबर है कि जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि वो किस मकसद से सीमा पार कर भारत आना चाहता था। बताया गया कि उसके पास से 60 पाकिस्तानी रुपए भी बरामद हुए। इस बीच खबरों के मुताबिक भारत और फ्रांस मिलकर चीन और पाकिस्तान का काल बनने वाली परमाणु पनडुब्बी बनाने की तैयारी में है। खबर है कि भारत और फ्रांस के बीच परमाणु हमला करने में सक्षम 6 पनडुब्बियों पर बातचीत जारी है, जिसका मतलब है कि समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। खबरों के मुताबिक भारत फ्रांस की मदद से परमाणु पनडुब्बियां बनाएगा और जल्द ही नौसेना के बेड़े में 1-2 नहीं बल्कि 6 परमाणु पनडुब्बियां शामिल हो जाएंगी। माना जा रहा है कि भारत का यह कदम चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ा सकता है। रक्षा जानकारों का मानना है कि भारत को इस तरह की पनडुब्बियों की जरूरत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि चीन हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ाने की फिराक में है, वहीं प्रशांत महासागर में भी वो लगातार अपने पैर पसार रहा है। इसी वजह से भारत ने अपने सबसे बड़े डिफेंस पार्टनरों में एक फ्रांस के साथ ये डील की। उधर सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने चीन और पाकिस्तान की सेंधमारी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक नया पैंतरा आजमाने की तैयारी शुरू कर दी। सूत्रों का दावा है कि गृह मंत्रालय चीन और पाकिस्तान के हैकरों से बचने के लिए अपने कंप्यूटरों में एक स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने की योजना पर काम कर रहा है और उस नए स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है माया। सूत्रों के मुताबिक रक्षा विभाग अपने दफ्तर में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर का पूरा सॉफ्टवेयर बदलने की योजना बनाने में जुटा है ताकि चीन और पाकिस्तान के हैकरों के लिए भारत के डेटा में सेंध लगाना नामुमकिन हो जाए। और इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से इन कंप्यूटरों में चक्रव्यूह नाम का एक सॉफ्टवेयर भी डाला जाएगा। और सूत्रों का मानना है कि इसके बाद चीन और पाकिस्तान में बैठे हैकरों के लिए भारत की खुफिया जानकारी तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। उधर सूत्रों के मुताबिक दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना बड़े पैमाने पर भारत से हथियार खरीदने की तैयारी कर रहा है। पिछले महीने अर्जेंटीना के राजदूत भारत दौरे पर आए थे और उन्होंने आधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस लड़ाकू विमान खरीदने की इच्छा जताई थी। और सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच इस रक्षा सौदे पर जल्द ही सहमति बन सकती है। सूत्रों के मुताबिक भारत को अर्जेंटीना की तरफ से 16 तेजस लड़ाकू विमानों के लिए ऑर्डर मिलने के संकेत हैं। तेजस हल्का लड़ाकू विमान है और दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। अर्जेंटीना भारत के साथ रक्षा साझेदारी बढ़ाने पर तेजी से काम कर रहा है, इसलिए उसने भारत के हल्के लड़ाकू विमानों के साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा जाहिर की। ब्रह्मोस मिसाइल की सुपरसोनिक स्पीड और सटीक निशाने का लोहा दुनिया मानती है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक है, इसलिए अर्जेंटीना इस मिसाइल को खरीदना चाहता है। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि फिलीपींस के खराब जंगी जहाज को दक्षिण चीन सागर के एक इलाके में छोड़ने पर चीन बुरी तरह भड़क गया। जिस जगह फिलीपींस का वो जहाज अचानक खराब हुआ उस इलाके पर चीन अपना दावा करता है और इसी वजह से चीन बेचैन हो गया। उसने उस जहाज के ठीक होने का भी इंतजार नहीं किया और तुरंत फिलीपींस को यह फरमान सुना दिया कि वो अपना जहाज वहां से हटा ले। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक फिलीपींस ने चीन को यह जानकारी दी कि उसके इंजीनियर जल्द ही उस जहाज को ठीक करने के लिए दक्षिण चीन सागर के उस इलाके में पहुंच जाएंगे ताकि उसे दूसरे जहाज से खींचकर ले जाने की जरूरत ही न पड़े। लेकिन चीन नहीं माना। उसका यह रवैया एक दिन पहले आई उस खबर के बाद सामने आया जिसमें कहा जा रहा है कि दक्षिण चीन सागर में चीन को जवाब देने के लिए फिलीपींस ने वियतनाम के साथ हाथ मिला लिया। इधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक बेकाबू ट्रक अचानक पलट गया और उसने वहां खड़ी कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी और उस ट्रक की चपेट में आए गाड़ियों के चिथड़े उड़ गए। वीडियो में वहां खड़ा एक पुलिसकर्मी हाथ से ट्रक को आगे निकलने का इशारा करता नजर आया। उसी वक्त तेज रफ्तार से आ रहा वो ट्रक अचानक पलट गया, जिसके बाद वो काफी दूर तक घिसटता गया और फिर उसने सड़क पर जो कहर बरपाया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे।
उस बेकाबू ट्रक ने सड़क पर फिसलते हुए वहां खड़ी कई कारों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उसकी चपेट में आई एक गाड़ी तो पल भर में कबाड़ में बदल गई, जबकि बाकी गाड़ियों के भी परखचे उड़ गए और उन गाड़ियों में सवार लोगों में 2 लोगों की मौत भी हो गई। उधर हिमाचल प्रदेश के शिमला में सुबह सुबह हुए एक खतरनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहां से सड़क पर रफ्तार के कहर की यह खबर तब सामने आई जब सेब से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर दूसरी तरफ से आ रही एक पिकअप वैन से टकरा गया। बताया गया कि सेब से लदा वो ट्रक रामपुर से शिमला की तरफ जा रहा था और इसी दौरान शिमला के ढली इलाके के पास हादसे का शिकार हो गया। हादसे का एक खतरनाक वीडियो भी सामने आया जिसमें ट्रक और पिकअप वैन सड़क पर नीचे की तरफ गिरे नजर आए, जिसमें हादसे के शिकार लोग फंसे दिखाई दिए, जिन्हें वहां पहुंची पुलिस और बचाव की टीम बाहर निकालने की कोशिश करती नजर आई। सुनो, एम्बुलेंस करो, एक बंदा उसको भेज देते, जल्दी हो जाएगा ठीक भाई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर और पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 लोग अभी डेड है, 2 को आईजीएमसी ले जाया गया है। भीषण हादसे की वजह से वहां जैम लग गया, जिसके बाद उस ट्रक और पिकअप को क्रेन की मदद से हटवाया गया, जिसके बाद दोनों तरफ से यातायात बहाल कर दिया गया। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि शहबाज सरकार एक बार फिर बड़े पैमाने पर ईरान से बिजली खरीदने की तैयारी में है, जबकि एक दिन पहले ही यह दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने ईरान से गैस डील रद्द करने की अपील की है। मतलब एक तरफ तो वो समझौता तोड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ वो बिजली के लिए एक बार फिर ईरान के आगे हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। और पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि इसके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि चीन है। बताया गया कि पाकिस्तान ईरान से लगने वाली सीमा के पास मौजूद कई प्रोजेक्ट में बिजली की किल्लत झेल रहा है। ग्वादर इलाके में मौजूद ये प्रोजेक्ट चीन ने पाकिस्तान की जमीन पर लगाए हैं और अगर इन्हें बंद करना पड़ा तो कंगाली की कगार पे खड़ा पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से शहबाज शरीफ ईरान के पैरों पर गिर गए, जिसके बाद ईरान ने पाकिस्तान के ग्वादर इलाके में बिजली सप्लाई करने की एक बड़ी डील पर हामी भर दी। उधर रूस के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की सेना इस्कंदर मिसाइलों के साथ यूक्रेन पर जोरदार हमले की तैयारी में जुट गई। दावा किया गया कि जल्द ही यूक्रेन में एक साथ कई शहरों पर खतरनाक मिसाइलें बरसाई जाएंगी, जिसके लिए रूसी सेना इन दिनों जबरदस्त तरीके से अभ्यास कर रही है। खास बात यह कि रूसी सैनिकों को कलिनिंग्राद के एक इलाके में इस्कंदर मिसाइल से हमला करने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि इसका इस्तेमाल पुतिन की सेना पहले भी कई मोर्चों पर कर चुकी है, लेकिन रूसी मीडिया के मुताबिक इस बार सैनिक इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन के हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों समेत कई दूसरे अहम ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि यूक्रेन को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। रूस की इस खतरनाक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। यही नहीं, इस्कंदर ऐसी मिसाइल है जिस पर परमाणु बम भी लोड किया जा सकता है। छल किया है, छल मिलेगा आपको। छल किया है, छल मिलेगा आपको, और क्या प्रतिफल मिलेगा आपको। 100 बात की एक बात कही अकेला ने, आप ही बस वक्त के मारे नहीं, हर कोई घायल मिलेगा आपको। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।